हेलो लर्नर्स, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ अनुस्वार और अनुनासिक। चलिए देखते हैं कि है क्या। ये होते तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट जब भी इसका प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। अनुस्वार वर्णों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से निकले तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अर्थात हमको पता है कि हमारे हिंदी में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हर वर्ण के उच्चारण के लिए एक निश्चित स्थान बना हुआ है। तो उसी के आधार पर हम ये समझते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा यदि सिर्फ हमारे नाक से बाहर निकलती हो, उन वर्णों को अनुस्वार वर्ण कहते हैं। जैसे अगर देखेंगे अनुस्वार, और ये सेकंड पॉइंट देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग किया जाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पंचम वर्ग के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितनी भी संख्या है, उनके अंतिम 5 अक्षर जो पंचम अक्षर कहे जाते हैं, उनको ये बिंदु के जरिए दिखलाया जाता है, और यही होता है आपके अनुस्वार। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे तब पता चलेगा आपको। जैसे गंगा, गंगा, ये जो ऊपर की बिंदी है ये आपका अनुस्वार है। ये आपका अनुस्वार है, क्योंकि इसको आप जब भी उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस समय आप होगी वो नाक से निकल देगी। जैसे कि गंगा, गंगा, और ये आपका क से लेके म तक, प तक के सभी पंचांग अक्षरों में से कोई एक होगा। हिंदी, खंबा, शंकु, प्रेमचंद आदि। तो इनको उच्चारण करते समय आप देख सकते हैं कि जब भी बिंदु को उच्चारण करने का टाइम आता है तो हमारा जो हवा है नाक से निकलती है। तो ऐसे इसी को अनुस्वार कहा जाता है, सिंबल वही है। और उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक देखिए कि क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आए, अर्थात दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों यूज़ होता है। किसी वर्ण के उच्चारण करते समय दोनों का काम होता है, तो उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वर्ण हमने उच्चारण किया और उच्चारण करते समय उसकी जो हवा है वो मुंह और नाक दोनों से हो, तो उसको कहते हैं अनुनासिक, उसे कहते हैं अनुनासिक। जैसे कि और एक चीज़ याद रखिएगा, जब अनुस्वार हमने पढ़ा था तो उसका सिंबल के रूप में हमें एक बिंदी मिला था जो लेटर के ऊपर लगता है। उसी तरीके से जब अनुनासिक पढ़ेंगे तो उसका भी एक सिंबल है और वो है चंद्रबिंदु, और उसका भी है एक चंद्रबिंदु। तो जहाँ भी चंद्रबिंदु किसी वर्ड लेटर के ऊपर है तो आप समझ जाइए कि वो अनुनासिक है, और उसको उच्चारण करते समय हमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग करना है। जैसे कि चांद, पाँच, कांटा आदि। तो इस तरीके से मतलब दोनों का प्रयोग करते समय आप इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि जो अनुस्वार है वो सिर्फ नाक से निकलेगा। जैसे कि चंदा, चंदा, और यहाँ पे अनुस्वार में देखिए तो हंस, हंस, हंसना, चांद, दोनों का प्रयोग होगा, मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और भी 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, तो देखिए अनुनासिक स्वरों के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें सिर्फ इतना है कि जिन स्वरों अथवा उसकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर निकलता हो तो वहाँ अनुनासिक के लिए केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो एकदम सिंपली समझिए कि मान लीजिए कि कोई शब्द है, कोई लेटर है, उसके ऊपर अगर बड़ी की मात्रा है, अगर कोई शिरोरेखा जाने वाली कोई मात्रा है, तो उसको हम दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं तो वो ऑड लगने लगेगा, वो खराब लगने लगेगा। इसलिए जहाँ पे भी ऊपर के कोई मात्रा हो तो उसकी अगर वहाँ अनुनासिक का प्रयोग भी करना है तो सिर्फ हमें उस मात्रा के साथ एक छोटी बिंदी देकर हम उसको समझेंगे। मतलब अगर हमें अनुनासिक का प्रयोग करना है और उसी लेटर के ऊपर अगर कोई बड़ी मात्रा है
तो उस बड़ी मात्रा के यूज़ करते समय हम अनुनासिक को सिर्फ एक बिंदी के ज़रिए ही बिंदी के ज़रिए प्रयोग करेंगे। ऊंग, यहाँ पे देखिए ऊपर सीढ़ी रखे वाला एक मात्रा है गो, ग में ऊ की मात्रा गो, और ये बिंदी, तो ये बिंदी जो है वो ये मत समझिए कि अनुस्वार है, ये है आपका अनुनासिक। गेंद, सौंफ, मैं, तो आदि, तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। अनुनासिकता शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत कहीं पे भी आ सकती है, जैसे कि हंसी, लहर। थैंक यू।